हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका हमने पाठ को समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए पाठ का, तब आपको समझ में आएगी कि भूगोल में क्या क्या लिखा गया है मानव भूगोल के बारे में, यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं। फिर पिछले दिन हमने इसका जितने भी अति लघुतरीय क्वेश्चन था उसको बताने का प्रयास किया, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके लघुतरीय क्वेश्चन। पाठ के जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। अब करना क्या आपको, बस वीडियो पर बने रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या सुनिएगा। मानव भूगोल का विषय वस्तु सभी सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण करती है। इस विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्या कि मानव और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है, इन्हीं संबंधों को इसमें बताया गया। इसे कहते हैं हम लोग मानव भूगोल, है ना। तो इससे हमारे जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं इससे इसका एकीकरण करती है। कैसे, चलिए देखिए। लिखा है मानव भूगोल का विषय वस्तु मानव द्वारा किया गया सभी प्रकार की क्रियाकलाप है। मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है वो सब क्या है, मानव भूगोल है। मानव अपने जीवन के लिए करता है, सामाजिक आर्थिक भौतिक इत्यादि जो भी करता है, यानी चाहे सामाजिक कार्य करे, आर्थिक कार्य करे या कोई भौतिक कार्य करता है, सब क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव के हर अलग अलग क्षेत्र के अध्ययन के लिए अलग अलग विषय बनाया गया है। यानी मानव जो विषय वस्तु है उसका अलग अलग क्षेत्र, उसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के लिए जनसांख्यिकीय विज्ञान, आर्थिक के लिए भूगोल, आर्थिक भूगोल के लिए अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल के लिए कृषि विज्ञान। इसी तरह से अन्य प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग विज्ञान बनाया गया है, तो उसको कहते हैं हम लोग मानव भूगोल की सामाजिक विज्ञान। क्या समझे, फिर समझ लीजिए इसको। देखिए, मानव जो भी क्रियाकलाप करता है या मानव द्वारा जो भी किया जाता है वो मानव भूगोल में आता है। ठीक है। अब मानव भूगोल को ना कई सामाजिक भागों में विज्ञान में इसको बांट दिया गया है। जहां हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे तो जनसंख्यिकीय विज्ञान कहलाएगा। मानव द्वारा जो आर्थिक क्रिया किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कृषि है, पशुपालन है या कोई उद्योग है, तो आर्थिक विज्ञान में आ जाता है। इसी तरह से कृषि किया जाता है मानव द्वारा, तो उसको कृषि विज्ञान कहते हैं, है ना। यानी हर एक मानव द्वारा किए गए क्षेत्र को अलग अलग विज्ञान की श्रेणी में बांट दिया गया है। क्लियर। तो वही हमसे पूछ रहा था कि मानव भूगोल का जो विषय वस्तु है, यानी मानव जो काम करता है, सभी सामाजिक विज्ञान का एकीकरण करती है, माने सभी विज्ञान का एकीकरण है। जैसे अभी हमने बताया कृषि के लिए तो कृषि विज्ञान, आर्थिक के लिए तो आर्थिक विज्ञान। ठीक है, चलते हैं नंबर क्वेश्चन 2। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र विषय में क्या विचार थे, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यानी कि एक भूगोलवेत्ता थे जिनका क्या नाम है, तो जीन ब्रून्स। उन्होंने मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में माने उनका क्या विचार था। चलते हैं। देखिए, मानव एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था जीन ब्रून्स। क्या नाम है उनका, जीन ब्रून्स। उनका कहना था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, उसी तरह से भू अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो शैलों से है। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधों से है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु बिंदु स्थान से है, और जैसे जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देने में सहायता मिलती है। यानी कहने का अर्थ है, उनका कहना था कि हर एक भूगोल का जो एक एक विषय है वो अलग अलग क्षेत्र है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं तो इसका संबंध किससे है, तो पैसा कमाने से है। पैसा कमाते हैं वही अर्थशास्त्र है। भूगर्भ शास्त्र अगर पढ़ते हैं तो इससे संबंध किससे है, सेल से है। पृथ्वी के अंदर के जितने भी सेल हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं किसमें, तो भूगर्भ शास्त्र में। वनस्पति विज्ञान है, इसका संबंध किससे है, तो पौधा से है। जितने भी पौधे हैं उसमें वनस्पति विज्ञान की बात है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान से है, यानी भूगोल का जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो जिस जगह का अध्ययन करते हैं वही भूगोल है। यानी कहने का अर्थ है पृथ्वी पर वनस्पति हैं, मरुस्थल हैं,
पहाड़, समुद्र हैं, ये सब हम लोग किस में अध्ययन करते हैं? तो भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ऐसे सारे प्रश्न को उत्तर देने में वह क्या करती है? हमारी भूगोलवेत्ता का जो अध्ययन है वो सहायता करती है। अर्थात भूगोल वह शास्त्र है जिसमें मानव और पर्यावरण के संबंध अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी भूगोल में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तब मानव और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आशा करते समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स का मानना था कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है, यानी मानव जो भूगोल का अध्ययन करता है वह अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन करता है, जिनमें कहते हैं कि अगर आप अर्थशास्त्र अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र में उसके अर्थ यानी पैसों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर भूगर्भ शास्त्र में अध्ययन करते हैं तो उसके छिपे शैलों का अध्ययन करते हैं, शैल माने चट्टान के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात मानव और पृथ्वी के बीच जो आपसी संबंध है इन्हीं को हम लोग इस विषय में रखते हैं, किसमें? मानव भूगोल में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझने में सुविधा होगी। हाँ, हिंदी नहीं है, कहानी आप सुन लीजिएगा, किस्सा याद हो गया, प्रश्न उत्तर याद हो गया। ये हिंदी नहीं है, इतिहास नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझिए थोड़ा सा। आप लोग उस पर बैठिए तो ठीक रहेगा दर्शक को। बैठिए, सब साथ में बैठिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, सुनिएगा। इधर से ना लाइट का इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मानव भूगोल क्या कह रहा है यहाँ पर? मानव भूगोल के उपक्षेत्र यानी मानव जो क्रियाकलाप करता है उसके बारे में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उसी को लिखना है। तो देखिए, मानव भूगोल की जो शाखा है वो सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल में मानव द्वारा जो किया गया सांस्कृतिक क्षेत्र है इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव के देखिए किसके बारे में? तो आवास के बारे में, भोजन और सुरक्षा के बारे में, रहन सहन के बारे में, भाषा धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में इत्यादि जो है उसका उपक्षेत्र है। मानव भूगोल का क्या है? ये उपक्षेत्र। यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी मानव भूगोल है ना, तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तब मानव के किसके बारे में? तो याद रखेंगे, पहला आवास के बारे में, उसके भोजन के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, रहन सहन के बारे में, भाषा के बारे में, धर्म रीति रिवाज, ये सब क्या है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तब मानव संबंधी क्रियाएं। तो कौन कौन क्रिया? तब मानव की जनसंख्या, मानव के जन्म दर, आवास, ठीक है ना, उसके रीति रिवाज, उसके धर्म, उसकी जन्म, माने ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल का क्या हो गया? हमारा उपक्षेत्र हो गया। ठीक है, इसी का कहता है कि इसके में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में लिखिए। अर्थात मानव की सांस्कृतिक पहलू समय और स्थान के साथ बदलती है। यानी देखिए, हम जहाँ रहते हैं तो हमारी अलग संस्कृति होती है, हमारी अलग मतलब क्या कहते हैं आर्थिक व्यवस्था होती है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह चला जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जो पहलुएं होती है वो बदल जाती है, आवास उसका बदल जाता है। क्या कोई बर्फीला क्षेत्र में है तो उसका आवास अलग है, हम लोग सामान्य जगह है तो उसकी आवास अलग है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होती है, मानव की जो सांस्कृतिक पहलू है वह समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। पहले हमारी इस तरह की आवास नहीं हुआ करती थी, आज हमारी आवास पक्की ईंट की छत वाली होती है। पुराने जमाने में आप चलेंगे तो देखेंगे लोग लकड़ियां की आवास बनाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मरैया झोपड़ी जो कहते हैं उसको बनाते थे। वही सबसे बड़ा घर होता था पहले के समय में। तो ये बदलती रहती, वही कह रहा है यहाँ पर कि समय के साथ उसकी स्थान के साथ क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब चले जाइए जापान, अभी के समय में देखिए वहां पर भी लोग लकड़ियों के घर बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां भूकंप ज्यादा आती है। ठीक है, तो मानव भूगोल में आपने क्या समझा कि उपक्षेत्र, तो उपक्षेत्र कौन कौन? तब भोजन, सुरक्षा, आवास, रीति रिवाज, भाषा, ये सब उनके उपक्षेत्र हैं। तो आशा करते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके उत्तर को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। मानव भूगोल वास्तविक रूप में
आदर्श शिक्षा का उद्देश्य पूरा कराता है। इस विषय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मानव भूगोल में वास्तविक रूप में आदर्श शिक्षा का उद्देश्य पूरा कराता है। यानी कि लिखेंगे मानव भूगोल वास्तव में एक शिक्षा है। यानी हम लोग जो पढ़ते हैं ना मानव भूगोल के बारे में, वो भी एक प्रकार का क्या है, वास्तविक रूप से शिक्षा है। क्योंकि मानव हमें अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, राजनीतिक के बारे में, सामाजिक ढांचा के बारे में समझने में मदद करती है। यानी मानव भूगोल पहले तो अपने बारे में बतलाती है, अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में बतलाती है, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बताती है, अपनी जो उसकी रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज है, इन सब के बारे में बतलाती है। अर्थात मानव भूगोल वास्तविक रूप से हमें एक शिक्षा देती है, माने ज्ञान देती है। किसके आधार पर, तो जब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो इन सारे चीजों के बारे में अध्ययन का एक जानकारी मिल जाता है। आप क्लास 11th में, सॉरी 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे भूगोल, लेकिन वहां पर मानव भूगोल नहीं है चर्चा। सब कुछ आप एक ही भूगोल में पढ़ गए कि कहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनदर क्या है, लिंगानुपात क्या है। लेकिन उसी चीज को ना अब क्या कर दिया गया, बांट दिया गया यहाँ पर, यानी अलग कर दिया गया मानव भूगोल। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे थे कि मानव भूगोल भी एक प्रकार का क्या है, शिक्षा है। तो इससे क्या आपको जानकारी मिलती है, तो वहां की जनसंख्या के बारे में, वहां के आवास के बारे में, वहां की सांस्कृतिक क्रियाकलाप के बारे में। नहीं, ये जानकारी किसमें मिलती है, मानव भूगोल में। इसलिए मानव भूगोल में उत्कृष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी मानव भूगोल भी हमें एक प्रकार का ज्ञान देता है, ऐसा कह रहे हैं। मानव भूगोल भी एक प्रकार की वास्तविक शिक्षा है। याद रखेंगे मानव भूगोल, यानी इससे पढ़ने से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव भूगोल वास्तविक रूप से एक शिक्षा देती है, ये ज्ञान देती है। तो आप लिखेंगे मानव भूगोल में कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है। जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें मानव से जुड़ी हुई शिक्षा, सांस्कृतिक, उसके उद्देश्य, उसके कार्य, इन सब के बारे में, नहीं आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो इससे हमको शिक्षा मिली ना, ज्ञान तो मिला ना हमें। वही कह रहा है कि जो भूगोल है वो एक प्रकार का शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, आशा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र के अध्ययन, सॉरी डबल लिखा गया है, अध्ययन के क्षेत्र के 5 मुख्य अंग कौन कौन है। यानी कहने का अर्थ है, यहां से ये आप नहीं देखेंगे, यहां से देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र के 5 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मानव भूगोल जो हम लोग पढ़ते हैं उनमें किन किन विषय पर अध्ययन करते हैं, किन किन बातों पर अध्ययन करते हैं। तो ध्यान देंगे। देखिए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र निम्न है, जैसे कालिक अनुक्रमण, यह हमारा उनका अध्ययन क्षेत्र है। जनसंख्या, मानव वातावरण एवं समायोजन, सांस्कृतिक प्रतिरूप तथा प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में जब अध्ययन करते हैं तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अर्थात किसी मानव के बारे में आप अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में, तो किन किन बातों पर अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 याद रखिएगा, किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी कितनी क्षमता है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, माने किसी प्रदेश में कितनी जनसंख्या और उसकी क्या योग्यता है, ये आप किस में पढ़ेंगे, मानव भूगोल के बारे में। अगर किसी किताब में आप पढ़ रहे हैं उस प्रदेश की प्राकृतिक वातावरण कैसी है और प्रदान किए गए संसाधन, यानी वहां पर किस तरह के खनिज हैं, किस तरह की मिट्टी है, अगर ये पढ़ रहे हैं तो आप समझिए वो मानव भूगोल के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं वहां की जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधन का किया गया उपयोग, यानी वो खनिज का कितना उपयोग कर रही है जनसंख्या, वहां के कितने मतलब मिट्टी में कृषि हो रही है, अगर ये पढ़ रहे हैं आप तो वह किसके अंतर्गत आएगा, भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में पारस्परिक कार्य के द्वारा मानव वातावरण समायोजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब किसके अंतर्गत, तब मानव भूगोल। यानी मानव भूगोल में समझिए कि अगर आप कृषि कर रहे हैं तो मानव भूगोल, आप कोई तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी कि मानव भूगोल के कौन कौन क्षेत्र थे। तो हमने बताया कि वह है जनसंख्या, मानव वातावरण समायोजन, सांस्कृतिक प्रतिरूप इत्यादि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है सुनिएगा, मानव भूगोल का उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
यानी मानव भूगोल का जो उपक्षेत्र है उसका आर्थिक भूगोल से क्या संबंध है। देखिए, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही महत्वपूर्ण शाखा है। यानी आर्थिक क्षेत्र जो भी है जहां से हमें आमदनी आती है वो भी हमें मानव भूगोल में ही पढ़ना है। यानी मानव भूगोल जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, जैसे मनुष्य द्वारा खेती करना, कोई उद्योग व्यवसाय करना, किसी खनिज का उपयोग करना। नहीं, ये किसके परिवहन सड़क का निर्माण करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो मानव भूगोल के अंतर्गत। वही कह रहा है यहाँ से कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विवरण और प्राकृतिक परिस्थिति के साथ साथ अध्ययन किया जाता है। यानी जिसमें मनुष्य के और उसके पृथ्वी की जो भी वहां पर आर्थिक क्रियाकलाप होती है, इन सारे बीचों में अध्ययन किया जाता है। एक हमारे भूगोल वेता है जिनका नाम है डॉक्टर एनजी पॉन्ड्स। उनके अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव के उत्पादन की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव कितनी उत्पादन करती है, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन से हो, आमदनी पैसा हो, उद्योग से हो, कहीं से जो आमदनी करती है तो वो क्या कहलाती है? मानव भूगोल का उपक्षेत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने क्या समझा, फिर समझिए। प्रश्न कह रहा है मानव भूगोल के उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल का विषय का संक्षिप्त टिप्पणी। तो लिखेंगे आर्थिक यानी मानव भूगोल में हम लोग कहाँ कहाँ से आमदनी लेते हैं इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि मानव भूगोल जब पढ़ते हैं तो आप बताइए मानव कहाँ कहाँ से आय उत्पन्न करती है। तो लिखेंगे मानव भूगोल में मानव जो है आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, खनिज उत्पादन, इन सारे जगहों से या यातायात से पैसा कमाती है ना, तो उसी को कहते हैं मानव भूगोल का उपक्षेत्र, जहां से आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक अध्ययन विषय के रूप में भूगोल में आए नवीन परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व, पहले देखिए हम लोग पहले सीधे भूगोल पढ़ते थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माने उसके बाद भूगोल में दो भाग में बंटवारा हो गया। एक हो गया भौतिक भूगोल और एक हो गया आर्थिक भूगोल। वहां से यानी 15वीं शताब्दी के बाद उसमें अध्ययन हमने शुरू कर दिया। चलिए यहां से हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन किए कि मानव भूगोल एक अलग चीज विषय वस्तु है। लेकिन 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब प्रकाशित किया जिनका नाम था जीवों का विकास। उसके बाद मानव भूगोल के बारे में और लोगों को जानकारी प्रस्तुत हुई, लोग और इस पर ध्यान देने लगा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब लगातार मानव भूगोल के बारे में विशेष अध्ययन शुरू हो गया। बहुत सारे भूगोल वेताओं ने इस पर विशेष अपना जानकारी प्रस्तुत किया। वही यहां पर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अध्ययन विषय के रूप में भूगोल में आए नवीन परिवर्तन, यानी भूगोल में एक मानव परिवर्तन, मानव भूगोल को विशेष रूप से समझने का प्रयास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शैक्षणिक जगत में अनेक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, यानी हर क्षेत्र में विकास तेजी से हुआ। भूगोल विषय के विकास अछूता नहीं रहा, यानी हर क्षेत्र में विकास हुआ तो मानव भूगोल भी आगे बढ़ा। सामान्य रूप से भूगोल और विशेष रूप से मानव भूगोल मानव समाज की समकालीन समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, समाज कल्याण इत्यादि को समझने में पारस्परिक विधि और समर्थी। यानी कहने का अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार हर क्षेत्र में विकास हुआ, तो फिर मानव भूगोल कहाँ अछूता रहता। लोग मानव भूगोल यानी मानव के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे देशों पर दूसरे देश का अधिकार था। तो सब देशों को क्या किया गया, वहां से हटाया गया। लोगों में जो गरीबी थी, गरीबी को खत्म करने की बात शुरू हुई। जो उस समय भेदभाव था वो भेदभाव को खत्म किया गया। इसके अलावे बहुत सारे असमानता था उसको दूर किया गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गरीबी, असमानता, समाज कल्याण इत्यादि के क्षेत्र में मैंने इन सब के बारे में क्या हुआ बताया गया था, मैंने उस पर सुधार किया गया है, अर्थात लोग उस पर ज्यादा ध्यान दिए। फिर समझेंगे एक बार और। देखिए द्वितीय, पहले तो हम लोग 15वीं शताब्दी से शुरू किए मानव भूगोल, 1859 में आए तो और ज्यादा जानकारी हुई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, तब मानव के विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा।
किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जैसे कैसे हुआ कहानी? तो हमने बताया था कि उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों पर दूसरे देश का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगी, तो सब देश स्वतंत्र हुआ। वहां गरीबी थी, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। असमानता था, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो जब ये सब बात, क्योंकि शिक्षा कमी थी, शिक्षा बढ़ाया गया, तो हर देश में शिक्षा, गरीबी, असमानता, तो किसके बारे में? बैल को थोड़ी शिक्षा देते थे, गाय को थोड़ी शिक्षा देते थे, मानव की शिक्षा। तब मानव के बारे में हम लोग अध्ययन किए, वही मानव भूगोल में विकास हुआ। ठीक है, यानी मानव के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया, अर्थात मानव भूगोल पर विशेष ध्यान पड़ा। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलते हैं आगे। भूगोल की भांति मानव भूगोल भी एक दूसरे के निकट रूप से संबंधित कौन कौन से 3 कार्य का वर्णन किया गया है। यानी बताइए, कह रहा है आपसे कि एक भूगोल विषय है, उसी का एक हिस्सा है मानव भूगोल। इसमें भी एक दूसरे के निकट रूप से संबंधित कौन कौन से 3 कार्यों का संपन्न किया गया है। यानी मानव भूगोल एक दूसरे के निकट संबंधित है और इनमें कई कार्यों का उल्लेख है। जैसे देखिए, पृथ्वी तल पर मानव, परिस्थितिक विश्लेषण और प्रादेशिक विश्लेषण, इन 3 क्षेत्रों में मानव भूगोल के बारे में दर्शाया गया है। सुनिएगा थोड़ा सा, मानव भूगोल के बारे में किसमें दर्शाया गया है? तब इसमें किसमें? पृथ्वी तल पर मानव, यानी मानव कहाँ रहती है, इन सारी बातों को उसमें दर्शाया जाता है। परिस्थितिक विश्लेषण, यानी मानव किस स्थिति में है, माने कहीं गर्म प्रदेश है, कहीं ठंडा प्रदेश है, नहीं, तो उसमें वह कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, इन सारे चीजों को उसमें दर्शाया गया है। तो वह कहलाता है भूगोल का एक भाग, मानव भूगोल से लोगों का संबंध। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जनसंख्या भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल का मानव भूगोल के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध है? संक्षिप्त में विवेचना लिखिए। देखिए, जनसंख्या भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के संबंध है? तो जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल दोनों एक दूसरे से क्या है? काफी संबंधित है। क्योंकि जनसंख्या भूगोल जब पढ़ेंगे तो हमको ऐतिहासिक भूगोल अपने आप उसमें आ जाएगी। अब कहिएगा कैसे सर? तो देखिए, सुनिएगा कि जब हम जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे तो यहाँ की आज जनसंख्या कितनी है। मान लीजिए इस क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं तो वहां की जनसंख्या अभी 10,000 है। अब 5 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या हो सकता है घट भी जाती है। तो घट जाती है तो वो ऐतिहासिक विवरण हुआ कि आपने 5 वर्षों का एक समय अवधि लिया जिसके कारण वहां की जनसंख्या या तो बढ़ गई और या घट गई। तो बढ़ना और घटना क्या है? मानव भूगोल है। और एक अवधि हुआ, समय अवधि, वह क्या हमारा ऐतिहासिक भूगोल है। बढ़ना और घटना क्या है? मानव भूगोल है। इसकी बारे में आप अगर जानकारी ले रहे हैं तो वो मानव भूगोल है। लेकिन आपने एक 5 साल की अवधि तैयार किया है तो वो क्या है? ऐतिहासिक भूगोल है। चलिए दूसरा लीजिए कि मान लीजिए यहां पर कृषि उत्पादन पहले कितनी थी, ये आप जान रहे हैं। अब 5 वर्षों के बाद कृषि उत्पादन क्या उसका बढ़ा है या घटा है, अगर ये आप जानकारी हासिल करते हैं तो वो मानव भूगोल है। लेकिन आपने 5 वर्षों की एक अवधि तैयार किया, 10 वर्षों की एक अवधि तैयार किया, ये क्या है? ऐतिहासिक भूगोल है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? गहरा संबंध है कि मानव भूगोल अध्ययन करेंगे तो खुद ब खुद हम ऐतिहासिक भूगोल को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसस होकर ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 10। कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल का मानव भूगोल के साथ क्या संबंध? अब आपसे पूछ रहा है, पहला तो कहा कि जो मानव भूगोल है उसका ऐतिहासिक भूगोल के क्या संबंध। अब आपसे पूछ रहा है कि एक कृषि भूगोल है, एक राजनीतिक भूगोल है, तो इसका मानव भूगोल से क्या संबंध भाई? तो मानव भूगोल से फिर इसका गहरा संबंध है। अब कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो कृषि तो कोई करता नहीं है, करता कौन है भाई? मानव करता है। मानव अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करता है और धरती को चीरकर फसल उगाता है। तो जब खेती बाड़ी कौन करता है? मानव करता है। कृषि को प्रभावित मानव करता है ना? तो जैसे हम लोग अगर कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो वहां किसका संबंध है? मानव से है। अर्थात कृषि भूगोल और मानव भूगोल दोनों का गहरा संबंध है। ठीक है, कृषि कौन?
मानव करता है। तो कृषि की जैसे ही चर्चा होगी, कृषि के बारे में जैसे हम पढ़ेंगे, तो वहां पर किसका योगदान होगा? मानव का होगा। इसीलिए कृषि और मानव का गहरा संबंध। दूसरा हमारा है राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक कौन करता है? किसी बकरी के सभा में चुनाव होते देखे हैं क्या? हाँ, कहानी किस्सा में होता है क्या? कुत्तों की सभा लगती है, उसमें गधा को राजा बनाया जाता है, हाथी को मंत्री बनाया जाता है, वो सब अलग सी बातें हैं, किस्सा कहानी की चीजें हैं। ऐसा होता नहीं है। हम लोग राजनीतिक में आ जाते हैं, मानव राजनीतिक में आता है। नहीं, चुनाव होती है, अन्य प्रकार के शासन प्रक्रिया चलाई जाती है। नहीं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब किस में होता है? मानव में होता है। ये सब कौन करता है? मानव। जैसे राजनीतिक की बात आएगी, किसी अन्य जीवों की बात नहीं आएगी, वहां पर मानव की चर्चा होती है। अर्थात राजनीतिक भूगोल भी क्या है? मानव भूगोल है। क्या समझ में आ रही बात ना? यानी कृषि भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों का किसका संबंध? मानव भूगोल से है। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति का मानवीकरण क्या है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? प्रकृति का मानवीकरण। सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, प्रकृति तो प्रकृति है, लेकिन मानव ने क्या किया? उसको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। प्रकृति के जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज्ञानी मानव है, और मानव प्रकृति में भी हेरफेर कर दिया। अब वर्षा हो रहा है, अच्छा तब कोनो बात नहीं है, पकिया छत बना लेंगे, आराम से रहेंगे, तू कितनो वर्षा करो उनसे हमको क्या दिक्कत है। नदी पार करनी है, अच्छा कोई बात नहीं है, पुले बना देंगे, पानी अपना नीचे से बहते रहेगा, हम ऊपर से पार करते आएंगे आराम से। नहीं, देखिए मानव ने क्या किया? प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल दिया। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकृति का मानवीकरण। क्या बारिश नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम धरती के चीर कर पानी निकाल लेंगे। क्या बारिश नहीं हो रहा है, बादल पर जाकर के रसायन छिड़ देंगे, बारिश होबे करेगी। नहीं, यहां पर क्या कर रहा है कि मानव ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल दिया। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मानव भूगोल का क्या महत्व है? अब देखिए आपके जीवन में मानव भूगोल का क्या महत्व है। तो देखिए मानव भूगोल यानी एक विज्ञान की शाखा है, यानी भूगोल का वह एक भाग है, शाखा है, जिसमें मानव की जनसंख्या, मानव की क्रियाकलाप, उनके जन्म दर, उनके आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक भूगोल सबके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमें विशेष जानकारियां, विस्तृत जानकारी मिल जाती है। इसीलिए मानव भूगोल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि मानव भूगोल का आपके जीवन में क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं आप, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग मानव के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हासिल कर लेते हैं। मानव के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां, जैसे मानव की क्या राजनीतिक व्यवस्था है, क्या आर्थिक क्रियाकलाप है, कृषि भूगोल से उसका क्या संबंध। नहीं, इन सारी चीजों को हम लोग विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, किसमें? मानव भूगोल में। अर्थात मानव भूगोल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। लास्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए भी आए। नौ निश्चयवाद क्या है? देखिए नौ निश्चयवाद यानी कुछ भूगोल वेत्ता का मानना था कि प्रकृति मानव को अपने हिसाब से चलाती है। यानी मानव जो है ना प्रकृति का क्या है? दास है। यानी कि वो जैसा चाहता है मानव वैसा ही करता है। लेकिन कुछ भूगोल वेत्ता है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। यानी कि मानव प्रकृति में हेर फेर कर सकता है और अपने अनुसार प्रकृति को चेंज कर देता है। लेकिन इन्हीं दोनों सिद्धांत के बीच एक तीसरी सिद्धांत उत्पन्न हुई, जिसका नाम था नौ निश्चयवाद। इनका कहना था कि मानव में इतनी शक्ति है कि प्रकृति को वो हेर फेर कर सकती है, बदला बदली कर सकती है, लेकिन प्रकृति के जो नियम है उसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो उसका प्रभाव भी तुम पर पड़ सकता है। अर्थात नौ निश्चयवाद दोनों किसके बाद? नियतिवाद और संभववाद, दोनों सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत है। तो क्या लिखेंगे? नौ निश्चयवाद माने वैसा सिद्धांत जिसमें मानव एक शक्तिशाली शक्ति है, जिसमें वह प्रकृति में हेरफेर कर सकती है, लेकिन
फिर भी प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति का प्रकोप मानव पर पड़ सकता है। जैसे जैसे हमने बताया कि अगर जंगल आप काट देंगे तो ठीक है, काटने की शक्ति आप में है, लेकिन जब जंगल कटेगी तो उसका जो दुष्परिणाम होगा वो मानव को भुगतना पड़ेगा। आप प्रकृति में ज्यादा हेरफेर करेंगे तो महामारियां उत्पन्न होगी, तब महामारियों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं हमारे कुछ भूगोलवेत्ता। इस सिद्धांत को कहा गया नौ निश्चयवाद। आशा करते हैं हमारी इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो देखने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले हमारी चैनल को लाइक कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में शेयर कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कल मिलते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।